दोस्तों, आज की कहानी हमें लेकर जाती है दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में से एक पर। एक ऐसा द्वीप जहां आम लोगों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित था। इस जगह को लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते थे, क्योंकि यहां हजारों की संख्या में बेहद जहरीले सांप पाए जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग इस द्वीप से सिर्फ सांपों की वजह से नहीं डरते थे। दरअसल, इस द्वीप से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी यहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यही वजह थी कि इस द्वीप का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। लेकिन एक दिन चार तस्करों का एक समूह पैसे कमाने के लालच में इस खतरनाक द्वीप पर पहुंच जाता है। इन लोगों का काम था दुर्लभ और जहरीले सांपों को पकड़ना और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देना, क्योंकि ऐसे सांपों की कीमत लाखों में होती थी। उस दिन भी ये चारों इसी उम्मीद में यहां आए थे कि अगर कोई बड़ा और दुर्लभ सांप हाथ लग गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने सांप पकड़ने की एक पुरानी तरकीब अपनाई। उन्होंने एक मुर्गी के पैर में मजबूत रस्सी बांधी और उसे धीरे धीरे जमीन में बने एक संकरे बिल के अंदर डाल दिया। इनका मानना था कि अगर बिल के अंदर कोई बड़ा अजगर छिपा होगा तो वो मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ऐसा होगा वे रस्सी खींचकर उस सांप को बाहर निकाल लेंगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद रस्सी में अचानक जोरदार खिंचाव महसूस होने लगा। यह देखकर सभी के चेहरे पर उत्साह आ गया। तभी सेंटिया अपनी पूरी ताकत के साथ रस्सी खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। और यहीं से मामला थोड़ा अजीब हो गया, क्योंकि रस्सी जिस ताकत से टूटी थी उससे साफ था कि बिल के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद थी। सेंटिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह उत्सुकता और डर ने ले ली थी। बिना ज्यादा सोचे उसने खुद सुरंग के अंदर जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर अंदर उसे कोई खतरा दिखाई दे तो वो इशारा करेगा और वे तुरंत उसे बाहर खींच लेंगे। योजना तय हो चुकी थी, और फिर सेंटिया धीरे धीरे उस अंधेरी सुरंग के अंदर घुसने लगा। सुरंग के अंदर का नजारा देखकर सेंटिया की सांसें थम गई। वहां सचमुच एक विशालकाय सांप मौजूद था। उसने झटके से उस सांप को पकड़ भी लिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सुरंग बाहर से जितनी छोटी दिखाई देती थी, अंदर से उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अंदर का अजीब सन्नाटा, रहस्यमयी आवाजें और दम घोंट देने वाला माहौल किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे थे। घबराकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को उसे बाहर खींचने का इशारा किया। लेकिन बाहर खड़ा आर्मिंग नाम का मोटा लड़का इसे मजाक समझ बैठा। उसे लगा कि सेंटिया सिर्फ उन्हें डराने के लिए नाटक कर रहा है। वो हंसते हुए उसकी मदद करने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करने लगा। मगर अगले ही पल सेंटिया की आवाज मजाकिया चीख से दर्द भरी चीख में बदल गई। तभी तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि मामला सचमुच गंभीर है। वे तुरंत मिलकर उसे बाहर खींचने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप निकला और पलक झपकते ही सेंटिया को अपनी पकड़ में लेकर अंदर खींच ले गया। यह देखकर आर्मिंग ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक जहरीले सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। काफी मशक्कत के बाद उसके हाथ से लिपटे उस सांप को उन्होंने दो टुकड़ों में काट दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सुरंग के भीतर से आने वाली डरावनी आवाजें किसी साधारण सांप की नहीं लग रही थीं। अब सभी को यकीन होने लगा कि उस गुफा में कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि कोई भयानक दानव छिपा हुआ है। डर के मारे वे पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी नाव की ओर भागने लगे। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। घने बादलों के कारण तेज बारिश शुरू हो गई। नाव से वापस लौटते समय आर्मिंग बेहद दुखी था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही उनका दोस्त सेंटिया मारा गया। इसी बात को लेकर नाव में बहस भी शुरू हो गई। लेकिन तभी अचानक नाव को नीचे से किसी चीज ने जोरदार टक्कर मारी। सभी चौंक उठे। उन्हें लगा कि वही भयानक दानव उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नाव को दूसरी बार और भी ज्यादा ताकत से टक्कर लगी। इस बार झटका इतना भयंकर था कि पूरी नाव बुरी तरह हिल गई, और उसी झटके में दाबिन नाम का लड़का सीधे समुद्र में जा गिरा। दाबिन को पानी में गिरते देख बामियान घबराकर नाव के ऊपर चढ़ गया और तुरंत तेज रोशनी जला दी।
उधर आर्मिंग ने बिना समय गवाए रस्सी से बंधा हुआ एक टायर समुद्र में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। यह सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के भीतर हुआ। हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ता जा रहा था। तभी आर्मिंग की नजर बामियान पर पड़ी और उसके शरीर का खून जैसे जम गया। उसने देखा कि बामियान के पीछे एक विशालकाय सांप खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वह सांप अचानक गायब हो गया, मानो पानी में समा गया हो। और फिर किसी को कुछ समझने का मौका मिले उससे पहले ही उस सांप ने पानी में मौजूद डाबिंग पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह डाबिंग को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में ले गया। आर्मिंग ने हिम्मत दिखाते हुए अपने भाले से उस सांप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई साधारण सांप नहीं था। उसने पलटकर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि आर्मिंग हवा में उछल गया। अगले ही पल सांप ने उसे भी काट लिया और वह भी उसका शिकार बन गया। अब नाव में केवल बामियान ही जिंदा बचा था। उस विशालकाय सांप को देखकर उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वह डर के मारे रोने और चिल्लाने लगा। बार बार वह कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी सांप नहीं पकड़ूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन कुछ ही देर बाद वह विशाल सांप नाव पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर नाव में रखे कैमरे के पास पड़ी कुछ अजीब चीजों पर गई। उन्हें देखते ही वो हैरान रह गया। दरअसल वे सांप के अंडे थे। अब उसे समझ आ गया था कि वो विशालकाय सांप आखिर उनकी नाव का पीछा क्यों कर रहा था। जैसे ही उस सांप ने अपने अंडों को नाव में देखा, वो पहले से भी ज्यादा हिंसक हो गया और अगले ही पल बामियान भी उसकी भयानक क्रूरता का शिकार बन गया। कुछ दिनों बाद की घटना दिखाई जाती है। एक डरी हुई महिला सेन नाम के व्यक्ति को अपने घर लेकर जाती है। असल में सेन एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर था, यानी ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर लोगों की जान बचाता था। महिला के घर में एक जहरीला सांप घुस आया था, इसलिए उसने मदद के लिए सेन को बुलाया था। घर के अंदर प्रवेश करते ही सेन की नजर कुछ सांपों के अंडों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो सब कुछ समझ गया। वो सांप उन्हीं अंडों की वजह से वहां आया था। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उसके पति कहीं से ये अंडे उठाकर घर ले आए थे। ये सुनकर सेन गंभीर स्वर में कहता है, यही वजह है कि सांप यहां तक आया है। वो अपने अंडों को वापस लेने आया है। उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के हिलने डुलने की आवाज सुनाई देती है। सेन सावधानी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो देखता है कि महिला का पति और उसका छोटा बेटा एक कोने में डरे सहमे बैठे हैं और उनके सामने एक खतरनाक जहरीला सांप फन फैलाकर खड़ा है। अचानक वो सांप सेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेन अपने काम में इतना माहिर था कि उसने सिर्फ एक रस्सी की मदद से कुछ ही सेकंड में सांप को काबू कर लिया। इस तरह सेन की वजह से उस परिवार की जान बच जाती है। महिला और उसका बेटा खुशी खुशी सेन का धन्यवाद करते हैं। तब सेन मुस्कुराकर कहता है, सांप बुरे नहीं होते। वे बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते। बस अपने पापा से कहो कि आगे से कभी सांप के अंडे चुराने की कोशिश न करें। तभी सेन का दोस्त माफिन तेजी से उसके पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आते ही वो अपना मोबाइल फोन सेन के सामने कर देता है। मोबाइल में एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि कुछ दिन पहले समुद्र में हुई रहस्यमयी घटना के बाद अब पुलिस को समुद्र किनारे बामियान की लाश और उसका कुछ सामान मिला है। लाश की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ये खबर देखते ही सेन गंभीर हो जाता है। वो बिना समय गवाए इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है और सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कार्यालय पहुंच जाता है। वहां एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में सेन बामियान की तस्वीरें सबके सामने रखता है और समझाता है कि उसके शरीर पर मौजूद दांतों के निशान किसी साधारण सांप के नहीं हैं। उसके अनुसार ये निशान टाइटन पाइथन नामक एक विशालकाय सांप के हैं, जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसा सांप दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जा सकता है, स्नेक आइलैंड। सेन का मानना था कि अब और देर नहीं की जानी चाहिए। वो एसोसिएशन से आग्रह करता है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करके सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की मांग करें, ताकि इस दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजाति को बचाया जा सके। दरअसल उसी द्वीप पर चीन की एक प्रसिद्ध कंपनी
तियांग सरकार की अनुमति से एक बड़ा इको टूरिज्म पार्क बनाना चाहती थी। उनका उद्देश्य था कि दुनिया भर से पर्यटक वहां आए। कंपनी के चेयरमैन ने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए निवेश किए थे, लेकिन बैठक में मौजूद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी झाओ ने सेन की बात बीच में ही रोक दी। उसने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स के अनुसार इस आकार के सांप लगभग 28 लाख वर्ष पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। फिर ये कैसे संभव है? सेन उससे बहस नहीं करता। वो सीधे वो सबूत सामने रख देता है जो बामियान के कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, सभी लोग उसमें उस विशाल टाइटन पाइथन की एक झलक साफ साफ देख लेते हैं। वीडियो समाप्त होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अंततः फैसला लिया जाता है कि झाओ स्वयं सेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगा और सच्चाई की जांच करेगा। यदि वास्तव में वहां टाइटन पाइथन मौजूद है, तो सरकार को इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। यही निर्णय लेकर वे उस खतरनाक द्वीप की यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्नेक आइलैंड जाने की तैयारी के दौरान झाओ को सेन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है। सेन केवल एक स्नेक रेस्क्यूअर ही नहीं था, बल्कि वो पहले सेना में भी रह चुका था। इसके अलावा उसे स्नेक किंग फैमिली का वंशज भी माना जाता था। वो एक प्रोफेशनल सांप संरक्षण विशेषज्ञ था। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से स्नेक आइलैंड पर रहने वाले दुर्लभ सांपों को तस्करों और शिकारियों से बचाते आए थे। इसी वजह से उसके दादा पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। उधर दूसरी तरफ तियांग कंपनी का मालिक अपने प्रोजेक्ट को लेकर बेहद चिंतित था। उसने सरकार से 4 सुनसान द्वीपों को इको टूरिज्म पार्क में बदलने की अनुमति ली थी, जिनमें स्नेक आइलैंड भी शामिल था। इस परियोजना में उसने करोड़ों रुपए निवेश किए थे, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को रुकने नहीं देना चाहता था। इसी कारण वो पेंजिंग नाम के एक खतरनाक आदमी से मिलने पहुंचता है। पेंजिंग ब्लैक मार्केट में दुर्लभ और जहरीले सांपों की तस्करी के लिए बदनाम था। कंपनी का चेयरमैन जानता था कि अगर स्नेक आइलैंड से सभी सांपों को हटाना है, तो पेंजिंग जैसे व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। वो पेंजिंग के सामने सोने की कई ईंटें रख देता है और साफ शब्दों में कहता है, किसी भी कीमत पर सेन और झाओ को रोकना होगा। अगर सेन साबित कर देता है कि उस द्वीप पर सचमुच टाइटन पाइथन मौजूद है, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। इतना सोना देखकर पेंजिंग के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है। वो बिना एक पल सोचे जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। किसी भी हालत में उन्हें रोक दूंगा। अगले दिन सेन, झाओ और उनका दोस्त माफिन एक नाव के जरिए स्नेक आइलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। द्वीप के करीब पहुंचते ही सेन दूरबीन से आसपास का निरीक्षण करने लगता है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में चल रही एक दूसरी नाव पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर वो पेंजिंग और उसके आदमियों को पहचान लेता है। वे भी उसी द्वीप की ओर जा रहे थे। सेन अच्छी तरह जानता था कि पेंजिंग सांप पकड़कर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचता है, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि कंपनी के मालिक और पेंजिंग के बीच कोई न कोई गुप्त समझौता जरूर हुआ है। उधर पेंजिंग अपने लोगों के साथ द्वीप पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले अपना कैंप लगाते हैं और टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ उनके नियंत्रण में था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। पेंजिंग का एक आदमी मुताओ कैंप से थोड़ी दूर टॉयलेट के लिए जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी बंधा हुआ था। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मुताओ झाड़ियों में कुछ अजीब हरकत महसूस करता है। अगले ही पल कुत्ता अपनी रस्सी तोड़कर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कभी वापस नहीं लौटा। ये देखकर मुताओ बुरी तरह डर जाता है, मगर असली खौफ अभी बाकी था। अचानक झाड़ियों के अंदर से कोई चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो वापस कैंप की ओर भागता है। उसकी हालत देखकर सभी समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और तभी उसके पीछे से एक विशालकाय किंग कोबरा बाहर निकलता है। अब सबको समझ आ जाता है कि मुताओ की ये हालत उसी कोबरा ने की है। कोबरा को देखते ही पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। आदमी की हल्की सी हरकत भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। तभी पास के टेंट से एक लड़की और 2 लड़के बाहर आते हैं।
वे तीनों भाई बहन थे और जहरीले सांपों को पकड़ने में माहिर थे। उनके लिए किसी भी खतरनाक सांप को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने मजाक मजाक में रॉक पेपर सिजर्स खेल कर तय किया कि कोबरा को कौन पकड़ेगा। इस खेल में होम जीत जाता है। वो बिना समय गवाए आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में उस विशाल कोबरा को पूरी तरह काबू कर लेता है। फिर उसे एक बैग में बंद करके सीधे पेंजिंग के हाथों में सौंप देता है। उसी समय सेन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो बैग देखता है, तुरंत पेंजिंग से कहता है, उस कोबरा को अभी छोड़ दो, और यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सेन की बात सुनकर पेंजिंग हंसने लगा। कुछ देर बहस करने के बाद उसने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम मेरे हाथ से ये बैग छीन सकते हो तो इस कोबरा को ले जा सकते हो। इतना कहते ही दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यहां सेन की सैन्य ट्रेनिंग उसके बहुत काम आई। उसने बेहद शानदार तरीके से लड़ाई की और कुछ ही मिनटों में पेंजिंग को काबू कर लिया। इसके बाद उसने कोबरा वाला बैग उसके हाथ से छीन लिया। अपने बॉस को हारता देखकर पेंजिंग के गुंडे सेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हालात और बिगड़ने से पहले ही पेंजिंग ने उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया। उसने अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया और सेन को जाने दिया। हालांकि वो लड़ाई हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसका असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। दरअसल उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। वो जानता था कि किसी न किसी तरह सेन उस टाइटन पाइथन को खोज ही निकालेगा, और अगर सेन पाइथन तक पहुंच गया तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद सेन और उसके साथी जंगल के अंदर जाकर उस कोबरा को सुरक्षित रूप से आजाद कर देते हैं। समय तेजी से बीत रहा था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वे पूरे इलाके में घूम घूम कर टाइटन पाइथन के अस्तित्व के सबूत ढूंढने लगे। इसी तरह खोजबीन करते करते रात हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सेन अपने साथियों को एक पुराने कॉटेज में ले जाता है। ये वही कॉटेज था जिसे कई साल पहले उसके दादा ने अपने हाथों से बनाया था। उसके दादा भी कभी इसी टाइटन पाइथन की तलाश में थे। अब ये जगह पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी और घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। जैसे ही वे कॉटेज के अंदर दाखिल हुए, उन्हें सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू महसूस हुई। ये गंध उन्हें तुरंत सतर्किंग देती है। सेन को शक होता है कि शायद टाइटन पाइथन हाल ही में यहाँ आया था। तीनों बहुत सावधानी से पूरे कॉटेज की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है। वहाँ एक इंसानी लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर माफिन और झाओ बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन जब सेन लाश को ध्यान से देखता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो बामियान के दोस्तों में से एक की लाश की हालत देखकर झाओ तुरंत समझ जाता है कि उसकी मौत किसी सामान्य हमले में नहीं हुई, बल्कि उसे जिंदा निगलने की कोशिश की गई थी, और ऐसा केवल वही विशाल टाइटन पाइथन कर सकता था। कॉटेज के अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसलिए वे पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। सेन फैसला करता है कि जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, वो इस लाश की जानकारी पुलिस को दे देगा। इसके बाद उनकी नजर दीवार में बने एक बड़े छेद पर पड़ती है। तीनों मिलकर भारी फर्नीचर और सामान उस छेद के सामने लगा देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके। वे रात वहीं बिताने का निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता था कि शायद टाइटन पाइथन आसपास ही कहीं मौजूद है। कुछ देर बाद झाओ कपड़े बदलने के लिए अलग कमरे में चली जाती है, लेकिन कपड़े बदलते समय उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। वो कई बार चारों तरफ देखती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो इसे अपना वहम समझकर वापस सेन और माफिन के पास लौट आती है। रात को खाना खाने के बाद माफिन कॉटेज में घूमते हुए एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोलता है। ये बक्सा सेन के दादा का था। उसके अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में एक विशालकाय टाइटन पाइथन दिखाई दे रहा था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब साफ था, सेन के दादा ने अपनी आंखों से उस टाइटन पाइथन को देखा था। उधर सेन और झाओ को फिर महसूस होने लगता है कि कॉटेज के आसपास कोई मौजूद है। असल में वे पेंजिंग के भेजे हुए 2 आदमी थे। उन्हें आदेश मिला था कि किसी भी तरह सेन और उसके साथियों को खत्म कर दिया जाए। जब सेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। उसी समय वे दोनों गुंडे कॉटेज के अंदर कई जहरीले सांप छोड़ देते हैं। अब सेन, झाओ और माफिन पूरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नई मुसीबत से कैसे बचा जाए। उसी समय माफिन की नजर उस लाश पर पड़े कपड़े की ओर जाती है।
उसे महसूस होता है कि कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा है। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकलती। सेन हिम्मत करके धीरे धीरे कपड़ा हटाता है। जैसे ही कपड़ा हटता है, नीचे से एक जहरीला सांप दिखाई देता है। सेन तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगले ही पल दूसरा जहरीला सांप माफिन को काट लेता है। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। सेन तुरंत आग का सहारा लेकर सांपों को डराने की कोशिश करता है। फिर वो अपने बैग से एंटी वेनम निकालता है ताकि माफिन की जान बचाई जा सके। लेकिन तभी अचानक पैनजिंग का एक आदमी पीछे से आकर सेन के शरीर में एक इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही सेकंड में सेन का पूरा शरीर सुन्न होने लगता है। वो ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। उधर जहरीले सांप फिर से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच बाहर पैनजिंग का दूसरा आदमी झाओ को जबरदस्ती कॉटेज से बाहर खींच ले जाता है। उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो झाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उन्हीं 3 भाई बहनों में से एक था जो पैनजिंग के लिए सांप पकड़ने का काम करते थे। लेकिन तभी जंगल के अंधेरे से कुछ विशाल आकार की चीज उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है, और वो था टाइटन पाइथन। कुछ ही सेकंड में वो विशालकाय सांप उस आदमी पर टूट पड़ता है और उसे अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर घसीट ले जाता है। झाओ किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकलती है। घबराकर वो दौड़ती हुई वापस कॉटेज में पहुंचती है। अंदर आकर जब वो सेन और माफिन की हालत देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सेन बड़ी मुश्किल से एंटी वेनम की ओर इशारा करता है और झाओ को माफिन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। झाओ बिना समय गवाए दोनों को एंटी वेनम दे देती है। अगली सुबह मौसम कुछ शांत हो जाता है। सेन, झाओ और माफिन एक बार फिर टाइटन पाइथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनका उद्देश्य साफ था, किसी भी कीमत पर उस दुर्लभ जीव को पैनजिंग के हाथों से बचाना। खोजबीन के दौरान उन्हें एक पेड़ पर लटका हुआ विशाल सांप का उतरा हुआ केंचुल दिखाई देता है। ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत था कि टाइटन पाइथन वास्तव में इस द्वीप पर मौजूद है। लेकिन सेन जानता था कि सरकार को यकीन दिलाने के लिए केवल इतना सबूत काफी नहीं होगा। उन्हें और ठोस प्रमाण चाहिए थे। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े एक घायल व्यक्ति पर पड़ती है। वो पैनजिंग का आदमी योंग था। उसकी हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल मर सकता है। हालांकि वो पैनजिंग का आदमी था, फिर भी सेन उसकी जान बचाने के लिए तुरंत उसे एंटी वेनम देता है। धीरे धीरे योंग की सांसें सामान्य होने लगती हैं। लेकिन तभी झाओ उसके शरीर पर एक अजीब चिपचिपा पदार्थ देखती है। उसे देखते ही झाओ समझ जाती है कि ये टाइटन पाइथन के शरीर से निकला हुआ पदार्थ है। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, मादा टाइटन पाइथन के पेट में अंडे मौजूद है। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। इसके बाद वे योंग को लेकर पैनजिंग के कैंप में पहुंचते हैं। शुरुआत में पैनजिंग को लगता है कि योंग की ये हालत सेन ने की है, लेकिन जब योंग को होश आता है तो वो पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि उस पर हमला टाइटन पाइथन ने किया था। सच्चाई जानने के बाद पैनजिंग का व्यवहार अचानक बदल जाता है। असल में योंग उसका सगा भाई था। अपने भाई की जान बचाने के लिए वो सेन का एहसानमंद हो जाता है। कृतज्ञता में वो सेन को ढेर सारा सोना देने की कोशिश करता है, लेकिन सेन साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसने योंग को पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के नाते बचाया था। इसके बाद सेन पैनजिंग से एक अनुरोध करता है। वो कहता है, अगर तुम सचमुच ब्रीच मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो जिन सांपों को पकड़ रखा है उन्हें छोड़ दो और इस द्वीप को छोड़कर चले जाओ। लेकिन पैनजिंग किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो पहले ही रियल एस्टेट कंपनी से बहुत पैसा ले चुका था। अगर वो ये काम पूरा नहीं करता तो उसकी बदनामी भी होती और उसका नुकसान भी। आखिरकार सेन उसे और समझाने की कोशिश छोड़ देता है। इसके बजाय वो उनसे एक वाहन की व्यवस्था करने को कहता है ताकि वे द्वीप के अंदर और आगे जा सकें। अपने भाई की जान बचने के बदले में पैनजिंग उन्हें एक गाड़ी उपलब्ध करा देता है। अब सेन, झाओ और माफिन उसी गाड़ी में बैठकर टाइटन पाइथन की असली मांद की तलाश में निकल पड़ते हैं। गाड़ी में सफर करते समय झाओ काफी चिंतित दिखाई देती है। वो सेन से कहती है, मुझे लगता है कि टाइटन पाइथन अब तक अंडे दे चुकी होगी। अगर वे अंडे गलत लोगों के हाथ लग गए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। झाओ आगे कहती है कि उन अंडों से ही यह साबित किया जा सकता है कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इसलिए पैनजिंग से पहले उन्हें उन अंडों तक पहुंचना होगा। लेकिन सेन का उद्देश्य अंडों को अपने साथ ले जाना नहीं था, वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। सेन एक ऐसे परिवार से आता था जिसकी कई पीढ़ियां सांपों की रक्षा करती आई थीं। उसके दादा हमेशा कहा करते थे कि टाइटन पाइथन अभी भी इस दुनिया में कहीं न कहीं जीवित है। पहले सेन इस बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बामियान के कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो को देखने के बाद उसका विश्वास बदल गया। अब वो चाहता था कि सरकार स्नेक आइलैंड को एक संरक्षित नेचर रिजर्व घोषित कर दे, ताकि कोई शिकारी या तस्कर यहां आकर इन दुर्लभ जीवों को नुकसान न पहुंचा सके। बातचीत के दौरान अचानक उनकी नजर सामने जाती है।
विशाल टाइटन पाइथन जंगल के बीच से गुजर रही थी। सेन तुरंत गाड़ी मोड़ता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगता है। लेकिन तभी पेंजिंग के साथ आए वे दो विशेषज्ञ सांप पकड़ने वाले भाई बहन उनके सामने आ जाते हैं। उनका भाई पिछली रात टाइटन पाइथन के हमले में घायल हुआ था। वे गलतफहमी में सेन को ही इसका जिम्मेदार मान बैठे थे। यहीं से दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद सेन और माफिन उन दोनों को काबू कर लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि झाओ उनके साथ नहीं है। झाओ अकेले ही टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए आगे निकल गई थी। कुछ देर बाद वो एक विशाल गुफा के सामने पहुंचती है। यही टाइटन पाइथन की मांद थी। डर के बावजूद वो अंदर जाने का फैसला करती है। धीरे धीरे गुफा के भीतर उतरते हुए वो टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाती है। गुफा के अंदर कई विशालकाय अंडे रखे हुए थे। ये टाइटन पाइथन के अंडे थे। झाओ रस्सी की मदद से नीचे उतरती है और उन अंडों में से एक अंडा अपने बैग में रख लेती है। उस समय पाइथन वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो बुरी तरह डर जाती है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि वो पेंजिंग का वही आदमी है जिसे सभी मृत समझ चुके थे। टाइटन पाइथन उसे मारने के बजाय अपनी गुफा में ले आई थी और वो किसी तरह अब तक जिंदा था। वो पागलों की तरह झाओ को नीचे खींचने लगता है। खुद को बचाने के लिए झाओ अपने बैग से एक जहरीला रसायन निकालकर उसके चेहरे पर फेंक देती है। दोनों के संघर्ष में कुछ अंडे टूट जाते हैं। अंडों के टूटने की आवाज पूरे गुफा में गूंज उठती है और यही आवाज सुनकर टाइटन पाइथन वापस लौट आती है। अपने टूटे हुए अंडों को देखकर वो बुरी तरह क्रोधित हो जाती है। अगले ही पल वो उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे निगल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर झाओ अंडा लेकर गुफा से बाहर भाग निकलती है। उसी समय सेन और माफिन भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सेन देखता है कि टाइटन पाइथन उनका पीछा कर रही है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि झाओ जरूर गुफा से कुछ लेकर आई है। जब माफिन उसका बैग खोलकर देखता है तो अंदर टाइटन पाइथन का अंडा पाता है। सेन तुरंत कहता है, अगर ये अंडा वापस नहीं रखा गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन झाओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो किसी भी कीमत पर उस अंडे का डीएनए हासिल करना चाहती थी। अचानक वो चाकू निकालकर माफिन के गले पर रख देती है। फिर सेन को गाड़ी तेज चलाने के लिए मजबूर करती है। किसी तरह सेन टाइटन पाइथन से पीछा छुड़ा देता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर झाओ गाड़ी रुकवाती है। अब उसका इरादा अंडा लेकर अकेले भाग जाने का था। लेकिन तभी अचानक पेंजिंग और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे झाओ के हाथ से अंडों वाला बैग छीन लेते हैं और यहीं पर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। झाओ वास्तव में कोई सरकारी अधिकारी नहीं थी। वो आईएसएम नाम की एक निजी संस्था के लिए काम कर रही थी। उसे इस द्वीप पर विशेष रूप से टाइटन पाइथन के अंडे हासिल करने के लिए भेजा गया था। उसकी संस्था इन अंडों पर शोध करना चाहती थी। लेकिन पेंजिंग हंसते हुए बताता है कि वो भी कभी आईएसएम का सदस्य था। बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया था। इसीलिए अब वो इन अंडों को आईएसएम को नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाना चाहता था। सेन बार बार उनसे अंडा वापस रखने की विनती करता है। वो चेतावनी देता है कि अगर अंडा वापस नहीं रखा गया तो वे सभी मारे जाएंगे। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय पेंजिंग सेन और माफिन को पकड़कर बंदी बना लेता है। उन्हें एक बड़े कंटेनर में कैद कर दिया जाता है। पेंजिंग शुरू से ही टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बना रहा था। उसका मानना था कि अगर वो इस विशालकाय सांप को पकड़ लेता है तो एक तरफ कंपनी बिना किसी रुकावट के स्नेक आइलैंड पर अपना इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगी और दूसरी तरफ वो खुद इस दुर्लभ जीव को बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकेगा। इसी योजना के तहत उसने सेन और माफिन को कंटेनर के अंदर कैद कर दिया। फिर उन दोनों के शरीर पर जानवरों का खून डाल दिया गया ताकि उसकी गंध से टाइटन पाइथन वहां आकर्षित हो जाए। असल में वे दोनों एक तरह का चारा बन चुके थे। इसके बाद पेंजिंग और उसके लोग दूर बैठकर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी घटना पर नजर रखने लगे। कुछ समय बाद उनकी योजना के अनुसार टाइटन पाइथन वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो विशालकाय सांप कंटेनर के पास आता है, सभी की सांसें थम जाती हैं। उधर कंटेनर के अंदर सेन समझ जाता है कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे दोनों मारे जाएंगे। वो किसी तरह अपने दांतों की मदद से अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है। इसके बाद वो माफिन को भी आजाद कर देता है। लेकिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और पेंजिंग सब देख रहा था। जैसे ही पाइथन कंटेनर के अंदर घुसती है, पेंजिंग
तुरंत कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है। सेन पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह पाइथन को शांत रख सके। उधर झाओ भी मौका पाकर अपने बंधन खोल लेती है। पेंजिंग के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच निकलती है। भागते भागते वो कंटेनर के ऊपर पहुंच जाती है। वो समय रहते ऊपर से सेन और माफिन को बाहर निकलने में मदद करती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, पेंजिंग के आदमी उन पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कंटेनर की छत में बने एक खुले हिस्से से टाइटन पाइथन बाहर निकल आती है। कुछ समझने से पहले ही वो उस आदमी को अपने जबड़ों में दबोच लेती है और निगल जाती है। ये दृश्य देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच माफिन और झाओ मौका देखकर कंटेनर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही टाइटन पाइथन बाहर निकल आती है। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगता है। अफरा तफरी के बीच पाइथन के हमले में पेंजिंग का भाई भी मारा जाता है। अपने भाई की मौत देखकर पेंजिंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो पूरी तरह सेन को दोषी मानता है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन इसी हंगामे का फायदा उठाकर झाओ टाइटन पाइथन का अंडा लेकर वहां से भाग निकलती है। माफिन किसी तरह सेन की जान बचाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पेंजिंग भी झाओ का पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार सुबह होते होते झाओ किसी तरह समुद्र किनारे खड़ी एक नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे पेंजिंग भी वहां पहुंच जाता है। इस बार वो झाओ को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि भले ही वो टाइटन पाइथन को पकड़ नहीं पाया था, लेकिन उसके अंडे बेचकर वो अब भी बहुत पैसा कमा सकता था और वो किसी भी कीमत पर उस अंडे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन अंडा लेकर भागने से पहले ही सेन और माफिन समय पर वहां पहुंच जाते हैं। पेंजिंग झाओ के गले पर चाकू रखकर उन्हें धमकी देता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो झाओ को मार डालेगा। लेकिन तभी झाओ मौका देखकर पेंजिंग के हाथ पर जोर से काट लेती है। दर्द के कारण उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। यही मौका देखकर सेन उस पर हमला कर देता है। काफी देर तक संघर्ष चलने के बाद आखिरकार सेन, माफिन और झाओ मिलकर पेंजिंग को घायल कर देते हैं। लेकिन तभी एक नया खतरा उनके सामने आ खड़ा होता है। टाइटन पाइथन अपने अंडे की तलाश करते करते नाव तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही पलों में वो विशालकाय सांप नाव पर चढ़ाता है। उसका आकार और गुस्सा देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन सेन समझ चुका था कि पाइथन सिर्फ अपने अंडे को वापस चाहती है। वो बहुत सावधानी से अंडे को उठाता है और धीरे धीरे पाइथन के सामने रख देता है। जैसे ही पाइथन अपने अंडे के करीब आती है, तभी घायल पेंजिंग को होश आ जाता है। अपने लालच और गुस्से में अंधा होकर वो फिर से पाइथन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी गलती उसे बहुत भारी पड़ती है। अगले ही पल टाइटन पाइथन बिजली की गति से उस पर हमला करती है। एक ही झटके में वो पेंजिंग को 2 टुकड़ों में कर देती है। इस तरह पेंजिंग का अंत हो जाता है। इसके बाद टाइटन पाइथन अपने अंडे को सुरक्षित उठा लेती है। फिर वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ती है और पानी में उतर जाती है। हैरानी की बात ये थी कि उसने सेन, माफिन और झाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने उसका अंडा उसे वापस लौटा दिया था। फिल्म की शुरुआत में सेन ने कहा था, अगर इंसान सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए तो सांप भी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते, और अब ये बात सच साबित हो चुकी थी। पेंजिंग की मौत और पूरी घटना के बाद झाओ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेन से माफी मांगती है, लेकिन उसके मन में एक और चिंता थी। वो सोच रही थी कि इस द्वीप से वापस जाने के बाद वे सरकार को क्या बताएंगे। जिस सबूत की तलाश में वे यहाँ आए थे, अब उसके बारे में क्या करेंगे। तब सेन मुस्कुराकर कहता है, कुछ रहस्यों का छिपा रहना ही बेहतर होता है। वो आगे कहता है कि वे टाइटन पाइथन के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन वे सरकार से जरूर अनुरोध करेंगे कि स्नेक आइलैंड को इको टूरिज्म पार्क बनाने के बजाय एक नेचर रिजर्व घोषित किया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले दुर्लभ जीव सुरक्षित रह सकें और कोई शिकारी या तस्कर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। सेन की इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सेन, माफिन और झाओ उस द्वीप को छोड़कर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टाइटन पाइथन जैसी विलुप्त प्रजातियां आज भी कहीं न कहीं इस दुनिया में मौजूद हो सकती हैं? क्योंकि इस रहस्यमयी दुनिया में अब भी न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।